जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का। इसमें मैंने यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके सभी प्रश्न लिए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, नवंबर 1949 या दिसंबर 1950 को? तो सिंपल सा प्रश्न है और इसका सिंपल सा आंसर है, हर किसी को पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं कि हमारा संविधान जो है इसका निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो वो किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान से समझना है प्रश्न को। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। और कब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 10, 8 या 6? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो बढ़कर 12 हो गई हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 सितंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 1 अगस्त 1946 को या 9 जुलाई 1946 को? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। याद रहेगा कि दिल्ली में हुई थी। और संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष भी थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष भी थे। अगर आपको पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अस्थायी या फिर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 389 सदस्य, यानी 389 सदस्य। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जो आप एग्जाम आराम से क्लियर कर पाएं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मौलिक अधिकार को सिद्धांत कहां से लिया गया है? इस टॉपिक से बहुत से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि कनाडा से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या अमेरिका से? मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से या फिर रूस से। ठीक है, कनाडा से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। कनाडा से ली गई है संघीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली को। और फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र शब्द। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? जर्मनी से, आयरलैंड से, कनाडा से या दक्षिण अफ्रीका से? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। जर्मनी के संविधान से आपातकाल की अवधारणा ली गई है। कनाडा से मैंने आपको बता दिया कि संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ध्यान से समझना है, ऐसे ही करना है प्रश्न को ध्यान से समझकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकारों को, संवैधानिक उपचारों को या इनमें से कोई नहीं? संविधान की कुंजी जो कहा जाता है वो कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, इसे ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। याद रखना, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। मौलिक अधिकारों को संबंध संविधान के भाग 3 से है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसे संविधान की हृदय आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को किसने संविधान की हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों को कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो वो है अनुच्छेद 32 से। क्लियर है? याद रहेगा, प्रश्न को ध्यान से समझना है तब करके आना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का जनक डैश को कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू को? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है और इसका सिंपल सा आंसर है, हर कोई जानता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समय अवधि के लिए किया जाता है, यानी राष्ट्रपति जो है अपने पद पर कितने समय के लिए रहता है। तो राष्ट्रपति कितने समय के लिए रहता है, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किया जाता है, यानी एक राष्ट्रपति 5 का कार्यकाल जो होता है ना वो 5 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है, राष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष। तो राष्ट्रपति आप भी बन सकते हैं अगर आपकी आयु है 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति बनने के लिए मानी जाती है, यानी निर्धारित है, और 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए और 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और 25 वर्ष ही लोकसभा के सदस्य बनने के लिए भी निर्धारित है। याद रहेगा, क्लियर कर लेना प्रश्न को आराम से, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। पहले तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि भारत के अभी वर्तमान महान्यायवादी कौन है। ठीक है, और जो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत या फिर अनुच्छेद 331 के तहत। तो राष्ट्रपति संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है वह अनुच्छेद है 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। तो भारत में जो वित्तीय आपातकाल लगाया गया है वो अभी तक कभी नहीं लगाया गया है। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकालों का प्रावधान है। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो अनुच्छेद 352 के तहत आता है, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। ये राष्ट्र पर लगती है, यानी पूरे राष्ट्र पर। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है 356 अनुच्छेद के तहत, 356 अनुच्छेद के तहत, जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में लगाया जाता है। और तीसरा है 360 अनुच्छेद के तहत, वो है वित्तीय आपातकाल, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, वो हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले केरल में लगा था, तो इसे याद रखना कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले केरल में लगा था, और वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। तो ये इसका आंसर जो है चौथा बिल्कुल सही है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में अब तक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। अभी मैंने बताया कि भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो आपातकाल लगाते हैं, जो सबसे पहले आपातकाल लगा था वो था 1962 के तहत, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था। उसके बाद आया था 1971 के तहत, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और उसके बाद 1975 में आपातकाल लगा था, 1975 में आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के कारण। ठीक है, तो 3 बार आपातकाल लग चुका है, यानी ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 66। तो संविधान के जिस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है वो है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अंग है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या ये सभी। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनाते हैं, यही सभी संसद के अंग हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा, यानी 4th हमारा बिल्कुल सही है, यानी ये तीनों ही भारतीय संसद के अंग हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन। तो आजीवन तो किसी का भी नहीं होता, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, तो हर कोई 5 साल के लिए, आजीवन तो हम भी नहीं रहते। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है, मैंने बताया था आपको कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 252, 245, 243 या 250। तो अगर अधिकतम संख्या पूछे कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो हो सकती है 250। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा, यानी चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 245।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है, समझना है प्रश्न को। अगर वर्तमान में पूछे जाए तो 245, अगर टोटल पूछा जाए कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो 250 हो सकती है। ऐसी लोकसभा में अगर पूछे जाए कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो वो हो सकती है 552, ठीक है। और वर्तमान में पूछा जाए तो 545 लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? 12 सदस्य, 10 सदस्य, 8 सदस्य या 6 सदस्य को? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में अगर पूछा जाए तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यों के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य के अगर मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की बात आए तो राज्यपाल जो है राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या संसद के द्वारा? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति ही भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। आंसर जरूर देना है, क्योंकि जितना आप सर्च करके क्वेश्चन को याद करते हो, आंसर को याद करते हो, वो आपके माइंड में उतना ही ठहरेगा। तो इसलिए आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच करना है हल्का सा, और टच करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।